हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूँ ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से, जिस चैनल पर जिसका नाम है द कॉम्पिटिटिव क्लब। ये चैनल लगभग आपका कई महीनों से चल रहा है और आप जान रहे हैं कि इस पर रात के 9 बजे आपका जनरल साइंस का बैच चल रहा है ना। आपका फिजिक्स जो है वो ख़त्म हो चुका है, एक टारगेटेड बैच के रूप में है। और हम लोग का क्या, बायोलॉजी स्टार्ट है। बायोलॉजी में भी जो पहला चैप्टर है सेल, हम लोग सेल चैप्टर कर रहे थे, जिसके ऑलरेडी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो जा करके ज़रूर देखे वो 2 क्लास, ताकि हम लोग बायोलॉजी किस प्रकार पढ़ रहे हैं वो समझ आ सके। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यूज़फुल है आपके लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग ज़्यादा टाइम अब ना लेकर के चलते हैं। तो लास्ट क्लास जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे वो सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, तो हिंदी में जिसको कोशिकांग कहते हैं। याद है प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे थे, तो प्रोटोप्लाज्म 3 पार्ट में होता है। उन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। जैसे सेल को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, तो वैसे ही जीवन की भौतिकी इकाई को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये किसने बोला था, हॉक्सले ने। प्रोटोप्लाज्म के 3 पार्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल। याद आया। तो हम लोग सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे, जो कोशिका के जो अंग होते हैं। अब पहला जो होता है सेल वॉल, वो हम लोग पढ़ चुके थे। और सेकंड पार्ट आज हमको पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड पार्ट कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक ये भी वैसा ही होता है। देखो जैसे कि क्या है, ये यहाँ पे दिखाते हैं, ये हमारा सेल वॉल है। सेल कल याद है, कल करे थे। ये क्या है, हमारा सेल वॉल। और इसी के अंदर एक और झिल्ली पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी को कहा जाता है क्या, मेम्ब्रेन। इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला तो क्या होता है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल है ना। यह एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर यानी सबसे बाहरी परत है। इसको हिंदी में लिखने के कैसे लिखेंगे कि यह कौन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, ये जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या लिखेंगे, कोशिका झिल्ली। क्या हो गया ये, कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन के सबसे बाहरी परत को या एनिमल सेल के क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यही अगर प्लांट सेल का बात करें, तो यहाँ तो एनिमल सेल का बात चल रहा था, प्लांट सेल का क्या है, तो ये क्या होगा, सेकेंड लेयर इन एनिमल सेल, सेकेंड लेयर ऑफ प्लांट सेल। एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल, ठीक है। यानी कि कितना सोचो कि कैसा बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल का सबसे बाहरी परत है, लेकिन प्लांट सेल का दूसरे नंबर का परत है। क्यों, क्योंकि कल हम सेल वॉल पढ़ रहे थे हम लोग, तो वो सेल वॉल प्लांट सेल में तो पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। बस इस कारण एनिमल सेल में सीधा कौन सा पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में कौन सा पाया जाता है, सेल वॉल। कोशिका झिल्ली कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। क्लियर हुआ। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, सेकेंड लेयर
ये होता क्या है, तो ये एक जेली लाइक चिपचिपा लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है। ये मेम्ब्रेन जो बना होता है जेली लाइक लिक्विड जैसा कुछ बना होता है। ठीक है, अब कहे तो ये किस काम आता है, तो इट इज यूज्ड, या इट इज, इट ट्रांसपोर्ट, इट इज नहीं, इट ट्रांसपोर्ट लाइक, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर न्यूट्रिशन, टी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, वाटर न्यूट्रिशन from one cell to, from one cell to another cell। ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये जो है क्या, कि ये क्या वाटर को, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल में, कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो ये इस काम आता है, इसका फंक्शन पता चल गया। ये बना किसका होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड। किसका बना होता है, फोस्फोलिपिड का। किसका, फोस्फोलिपिड का बना होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। तो ये होता है हमारा टोटल सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक से अगर सेल मेम्ब्रेन अगर आपने ठीक से देखा, तो ये एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा, डबल लेयर स्ट्रक्चर, डबल लेयर स्ट्रक्चर। अब ये डबल लेयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, कि जब ये सेल मेम्ब्रेन को सही से देखेंगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये जो लेयर रहेगा ऐसे रहता है, इतना डबल लेयर। और यहाँ पे कुछ ऐसे देखो, इस डिजाइन का पता चलता है यहाँ, ऐसे रहेगा ऐसे। ठीक है, यानी जो ये डिजाइन है ये ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है इस प्रकार। इसको कहते हैं हेड पार्ट, और इसको कहते हैं टेल पार्ट। और ये पूरे को क्या कहा जाता है, इसको प्लाज्मा लेमा, लेमा, इस पूरे को। ठीक है, इस पूरे को क्या कहेंगे, प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये ऐसी जानकारी के लिए देख लीजिए अब। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी खत्म हो गया। अब तीसरा पार्ट का बात करें, तो तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिकाएं। सूत्र कणिकाएं, कणिकाएं, सूत्र कणिकाएं। अब देखो, जैसे सूत्र कणिकाएं क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो ये क्या होता है, ये भी इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या है ये, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसमें, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तो उसमें भी करवाए थे, याद है, सेल ऑर्गेनेल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से याद है किसी को, पहला मेम्ब्रेन लेस, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये क्या है, एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। और ये चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट है, कि इट इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल, फर्स्ट, फर्स्ट
ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ये क्या है? ये पहला सेल ऑर्गेनल है जो बनता है कोशिकांग। सब कोशिकांग बनता है ना जब सेल ऑर्गेनल, तो सबसे पहले यही बनता है। और बताओ क्या मस्त पॉइंट है ना, कि पूरे सेल में जैसे जानते हैं ना कि एक जब बेबी का ऑर्गन तैयार होता है माँ के मतलब गर्भाशय में, तो सबसे पहले हार्ट बनता है। वैसे ही सेल का जो ये पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, पूरे सेल में सबसे पहले तैयार ये होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले। उसके बाद ये क्या है? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल है ना, क्या है? यह पूरे सेल के पार्ट में, पूरे सेल ऑर्गेनल में यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है। दूसरे नंबर का पूरे सेल ऑर्गेनल में ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है, कोशिकांग होता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये किसके द्वारा इसके खोजकर्ता कौन थे? तो माइटोकॉन्ड्रिया का बात करें तो इट इज फर्स्टली, यानी सबसे पहले, फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया था? तो कोलिकर के द्वारा किया गया था। कोलिकर एक साइंटिस्ट है। ठीक है, क्या है कोलिकर? एक साइंटिस्ट है, इनके द्वारा किया गया था। फर्स्टली ऑब्जर्व, लेकिन डिस्कवर कौन किए थे? तो इट इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। किसके द्वारा किया गया था? अल्टमैन के द्वारा किया गया था ये। हालांकि कहीं कहीं अल्टमैन प्लस फ्लेमिंग दोनों का नाम आता है। ठीक है, तो अल्टमैन के द्वारा इसका खोज किया गया था, और कभी ऑप्शन में फ्लेमिंग आ जाए तो वो दोनों ठीक है। अल्टमैन प्लस फ्लेमिंग भी होता है इसका। ठीक है, अल्टमैन प्लस फ्लेमिंग। ठीक, ठीक है। अब जो ये नाम है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो कौन थे साइंटिस्ट बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया नेम इज गिवन बाय, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम एक नहीं कईयों ने दिया था। कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका नाम दिया था। जैसे पहले फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग ने इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा था फीला, FILL, फीला। किसने? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग। उसके बाद आए कौन? अल्टमैन। अल्टमैन ने नाम दिया बायोप्लास्ट। अल्टमैन ने कहा कि इसका नाम बायोप्लास्ट रखते हैं। जैसे ये लोग आपस में नाम दे रहे होंगे, खोजकर्ता होगा या कोई होगा, तो उसको नाम नहीं पसंद आया होगा, तो उन लोगों ने कोई नाम हटा दिया, कुछ दिन बाद हटाया या उसी समय हटा दिया, या कहा कि नहीं पसंद है। लेकिन इन्होंने सब ने क्या किया? अपना अपना एक नाम देना स्टार्ट किया। कहिए तो लिखवा दें? लिखवा दें? ठीक है, आप लोग कहते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देने वाले थे वो थे कौन? फ्लेमिंग। किन्होंने दिया था ये नाम? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने क्या कहा था इसको? फीला। फीला। वही दूसरे नंबर पे कौन आए? अल्टमैन। अल्टमैन ने कहा कि इसका नाम बायोप्लास्ट है, बायोप्लास्ट। उसके बाद कौन आए? कोलिकर। कोलिकर ने कहा कि इसका नाम सैक्रोसोम रख देते हैं, सैक्रोसोम। ठीक, तब जाके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छा लग रहा है, और सबको बहुत पसंद आया कि माइटोकॉन्ड्रिया। वो थे कौन? बेंडा। बेंडा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? बेंडा के द्वारा। कौन दिया था इसका नाम? बेंडा। ठीक है, और
बात क्या है कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया देखा था या रखा था, देखा था कौन? मेवस, मीव्स ने रखा था, हिंदी में मेवस इसने, ठीक है। मेवस इसने रखा था, ठीक। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है, कितने सब हैं इनके नाम देने वाले हैं, फ्लेमिंग है, अल्टमैन, कोलिकर, बेंडा, तब जाके बेंडा को नाम याद आया कि नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, और सबको पसंद आ गया, सबको। तो ये है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, ये इसमें मदद करता है। ये इसी के कारण हम लोग सांस ले पाते हैं। किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। यानी क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। किस में ये हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। ये रेस्पिरेशन में मदद करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अलावा यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है ना, डीएनए। वो डीएनए जो है, वो जानते हैं ना कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन एक बार आया रेलवे में कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहां पाया जा सकता है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, लेकिन आंसर क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहेंगे कि डीएनए इज प्रेजेंट इन इट। मतलब कि डीएनए जो है वो उपस्थित रहता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए क्या रहता है? उपस्थित रहता है। फिर इट इज ऑटोनोमस। इट इज ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल यानी स्वतः कार्य, स्वतः कार्य। यानी ऑटोनोमस का मतलब हुआ कि डीएनए जो प्रेजेंट रहता है ना, डीएनए प्रेजेंट रहने के कारण ये अपने काम, ऑटोनोमस का मतलब होता है कि स्वयं अपना काम कर लेना, स्वयं अपना कार्य कर लेना, ठीक है। यानी कि 90% वर्क जो है माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर लेता है। 90% वर्क कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इतना इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, सोचिए, ठीक। समझ गए यहां तक? अब देखिए, जैसे बोले ना ऑटोनोमस, तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये कार्य क्या करता है, फंक्शन क्या क्या करता है। तो एक तो बता दिए फंक्शन यहां पर कि ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। एक मदद करता है ये एनर्जी देने में। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, तो ये जानते हैं कि लीवर के पास वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, किसके? एनिमल सेल के। वही प्लांट सेल में किसके पास ये किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। जैसे जो खाना वगैरह खाएं, तो प्लांट सेल क्या करता है? स्टार्च के रूप में उसको स्टोर करके रख लेता है, ताकि कल को ज़्यादा धूप उप नहीं आया, एक दिन बारिश आया, तो उसमें उसके जरिए एनर्जी प्राप्त कर सके, है ना। लेकिन जो एनिमल सेल है वो क्या करता है? खाना वाला खा लिया। जैसे कि आप समझो क्या बात है, जैसे कई बार देखते होंगे कि नवरात्रि आया है या कोई व्रत हुआ, तो बहुत सारे हैं, ज़्यादातर लेडीज जो इंडिया की हैं,
तो वो लोग व्रत रख लेते, 9 दिन, नवरात्रि में 9 दिन कर रहे हैं। इस बार तो देखे नवरात्रि भी 10 दिन का था है ना, इस बार नवरात्रि भी 10 दिन का, तो लगातार 9 दिन 10 दिन बिना खाना खाए रह जाती है। उस समय क्या करते, व्रत करते, फास्ट करते हैं ना। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो लगभग 11-12 दिन बाद क्या होता है, एक्सपायरी के उस पर पहुंच जाते हैं, 10-11 दिन 7 दिन के बाद। लेकिन 9-9 दिन 10-10 दिन बिना खाए रह जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, कई बार जैसे मान के चलो आपका क्षमता है 3 रोटी खाने का, और सब्जी अच्छा लग गया तो 5 खा जाते हैं, 6 खा जाते हैं, कोई फेवरेट चीज़ बन गया तो 5-6 खा जाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा खाना खाए, क्षमता था 3 रोटी 4 रोटी खाने का और एक्स्ट्रा खा गए, तो वो एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन के रूप में एक्स्ट्रा जो खाना खाए, वो एनर्जी जो है लीवर के पास जाके क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और जब स्टोर हो जाता है और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो उस समय हमको एनर्जी का तो जरूरत पड़ता है ना। हमारा एनर्जी क्या है, क्या है, फूड है, खाना ही ना है। और जब हम खाना नहीं खा रहे हैं तो एनर्जी मिलेगा नहीं। तो उस केस में जो वो स्टोर्ड एनर्जी था, स्टोर्ड एनर्जी था, ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर्ड कर दिए थे, वही एनर्जी एटीपी के रूप में टूटता है। वो ब्रेक डाउन होता है किसके रूप में, एटीपी के रूप में। तो वही तोड़ने में कौन मदद करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी in the form of in the form of एटीपी, एटीपी के रूप में। और ये एटीपी है क्या, एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है, यह है एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। तो इस चीज को ये भी ध्यान से एकदम पढ़ना है, एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी के रूप में जो टूटता है, कौन है ये, एटीपी है तो एनर्जी ही ना। क्या है, एटीपी एनर्जी है। अब ये एनर्जी के रूप में जैसे टूटा और एटीपी के रूप में जैसे टूटा ये एनर्जी, अब ये एनर्जी क्या करता है, जब हम खाना नहीं खाते तो यहीं से हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। ठीक है, तो व्रत के दौरान यही एटीपी हम लोग को क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, व्रत के दौरान यही हम लोग को क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, तो जो ये एनर्जी में ब्रेक डाउन कर रहा है, एटीपी के डाउन कर रहा है, तो इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम से और जाना जाता है, यानी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो known as power house of the cell, power house of the cell, सेल के पावर हाउस के, या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी इसी को कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ये दोनों इसी के नाम से जानते हैं, इसी को क्या क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल और एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, ये दोनों नाम इसी का रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, यहां तक समझ गए। याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या बोले। सबसे पहले इसके देखने वाले कौन थे, कोलिकर। डिस्कवर खोजकर्ता कौन थे, अल्टमैन प्लस फ्लेमिंग। इसका नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो नाम का अगर बात करें तो नाम किसके द्वारा दिया गया, तो नाम देने में कई लोग आए। जैसे फ्लेमिंग आया, उन्होंने फिला रखा, अल्टमैन आए, बायोप्लास्ट रख दिया, कोलिकर आए, उन्होंने सेंट्रोसोम रखा, है ना, सैक्रोसोम रखा। लेकिन बेंडा आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नाम हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया रखते हैं, तब जाके हम माइटोकॉन्ड्रिया लगा। लेकिन प्लांट सेल में कौन देखे थे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को, मेवस के द्वारा, मीव्स के द्वारा देखा गया था। जी, कंफर्म सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कह सकते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है ये, फिर कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि एनर्जी के रूप में कौन तोड़ता है, एटीपी किस में पाया जाता है, कौन तोड़ता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये सब इसी का ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो डीएनए प्रेजेंट है, एटीपी के रूप में तोड़ रहा है। सबसे पहला पार्ट यानी सेल ऑर्गेनल कौन सा बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे मतलब सबसे बड़ा कौन सा कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब इसी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खत्म होता है। ठीक है, समझ आया? समझ आ रहा है सबको? ठीक, नेक्स्ट पार्ट कहें 3 1 2 3, फोर्थ नंबर पर है लाइसोसोम। क्या बोलेंगे इसको? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है ये? लाइसोसोम। अब बात करें लाइसोसोम का, ये लाइसोसोम क्या है, तो पहले तो इसके खोजकर्ता कौन है, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय डी दुबे। क्या नाम है? इट इज डिस्कवर्ड बाय डी दुबे। इट इज डिस्कवर्ड बाय डी दुबे। डी दुबे के द्वारा खोज किया गया था, या कहें कि सबसे पहले किसने देखा था, तो इट इज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय डी दुबे। ठीक है, ये दोनों डी दुबे कौन? लाइसोसोम में। लाइसोसोम में ये क्या है, एक और इसका मेन पॉइंट क्या है कि इट इज, यह इट इज रेयरली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यह प्लांट सेल में बहुत कम पाया जाता है। कौन? लाइसोसोम। ये किस में पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। यह जीव या जंतु कोशिका में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, वो भी मैक्सिमम लाइसोसोम प्रेजेंट इन WBC। WBC में बहुत ज्यादा पाया जाता है ये। कौन? लाइसोसोम। कितना अच्छा बात है ना कि लाइसोसोम जो है वो प्लांट सेल में नहीं मिल रहा है, एनिमल सेल में मिल रहा है। तो ये लाइसोसोम का काम क्या है? जैसे कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा कि एनिमल सेल को दिया गया है, प्लांट सेल में नहीं है, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ना। तो लाइसोसोम जो है ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स टू किल germs बैक्टीरिया एंड, लिख दो बैक्टीरिया, या जीवाणु, विषाणु, कीटाणु सबको मारने में मदद करता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम होता क्या है, तो इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। यह इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यह क्या है? यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यह एक बैग की तरह दिखता है। अब ये बैग क्या काम करता है, देखो यह एक बैग जैसा दिखता है वाला संरचना है। ठीक है, बैग नुमा संरचना, कोशिकांग है।
ठीक है, अब ये अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए इस प्रकार से होता है ये बैग जैसा, इस प्रकार। ठीक है, अब इस बैग में एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस बैग में? एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बैग के अंदर है, ये नीला नीला, इसके अंदर एक एंजाइम, क्या बोले, एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का जो नाम होता है वो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो पूछे कि ये लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बहुत बार पूछता है कि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इसका पीएच वैल्यू कितना है, तो पीएच वैल्यू इसका होता है 4 to 5, 4 से 5। या फिर पूछता है जो लाइसोसोम है उसका, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो किस नेचर का होता है, तो 4 से 5 देख के बताइए किस नेचर का हो गया, तो एसिडिक नेचर का। कैसा होता है? एसिडिक। कौन से नेचर का हो गया? एसिडिक नेचर का। कौन? लाइसोसोम। कौन होता है? लाइसोसोम। अब ये एसिडिक नेचर का हो गया, बता ही दिए किल जम्प करता है। तो अब ये काम क्या करता है वो ध्यान से सुनना। ये जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसके जरिए सांस ले रहे हैं, तो हवा में जैसे कोई कीटाणु हो गया, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह, वो सब भी अंदर जाते हैं ना पेट में। अब वो पेट में गए तो वो जाकर के लाइसोसोम क्या करता है, इसके पास तो अपना एक एसिड है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है? एक एसिड ही है ना। तो अब वो कीटाणु विषाणु जो भी है उसको क्या करता है कि देखता है कि ये तो हानिकारक है, तो उसको अपने थैले में, यानी कि वो खुद खा जाता है उसको, कि इसको नष्ट करो वरना ये क्या कर देगा, ये हमारे मालिक को, या फिर जो हमारा बॉडी है वो सीधा मालिक ही हो गया, तो कहेगा कि ये इसको खराब कर देगा, तो क्या करो, इसको खाओ। अब ये बैग है, ये एक बैग की तरह है। अब बैग के अंदर जैसे ठूसते रहो, ये सामान वो सामान ऐसे डालते रहो। लाओ भाई, लैपटॉप डाल दिया उसी में, बैट डाल दिया उसी में, बॉल डाल दिया उसी में, फुटबॉल डाल दिए उसी में, चेस डाल दिए उसी में, फिर रग्बी डाल दिए, सब कुछ उसमें बॉल डाल दिए, फुटबॉल, रग्बी बॉल, सब बेसबॉल, ये सब डाल दिए। और एक टाइम उसका जो क्षमता होगा, वो क्षमता से अगर ज़्यादा डाल दो, क्या बोले, क्षमता से अगर ज़्यादा डाल दोगे तो वो बैग फट जाएगा ना, फट जाएगा। तो वही काम कौन करता है? ये लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि अपना जो इसका क्षमता है, जितना इसका क्षमता है, कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो कीटाणु खा जाता है, जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह। अब इस थैले में जा रहा है, लगातार धड़ 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 करके जा रहा है, अरे भाई जा रहा है, इसको ये नहीं पता कि मेरा पेट हो गया। क्या है ये जो लाइसोसोम है, ये सेल की दुनिया का, इसको मगरमच्छ कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। मगरमच्छ के बारे में क्या कहावत है कि ये अजीब जानवर है, ये है ना, कितना भी खाए भूखा ही रहता है, बस लाइसोसोम वही है। और ये लाइसोसोम भी क्या है? मगरमच्छ है, कि अजीब सेल ऑर्गेनल है ये, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। और ये भूखे रहने के कारण क्या होता है, खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, और एक टाइम जब ये पूरा भर जाता है, एकदम टाइटली पैक हो जाता है, लेकिन तब भी ये खाना बंद नहीं करता, और तब भी इधर उधर से खाएगा, और फिर ये क्या होगा, फट जाएगा। क्या होगा? ये लाइसोसोम फट जाता है। यानी कि क्या करता है, जब इसको पता था कि हमारा पेट भर चुका है, ये तब भी खा रहा है, तो इसका मतलब क्या किया, ये खुद ब खुद सुसाइड किया ना। ये कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या किया कि वो खुद से सुसाइड कर लिया। तो बस इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। किस नाम से जाना जाता है इसको? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, पहला पॉइंट हो गया कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों?
क्योंकि ये खुद को खत्म कर लेता है। खुद से सुसाइड किया ना, हिंदी में कहते हैं आत्महत्या की थैली। हिंदी वाले भी इसमें लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है इसको, आत्महत्या की थैली। ठीक है, और भी किसी नाम से जाना जाता है तो हाँ, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। फिर एटम बॉम्ब के बाद डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल, डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल, और जाना जाता है स्कैवेंजर ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल के भी नाम से इसी को जाना जाता है। क्या क्लियर हुआ ये बात? सुसाइडल बैग, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, डिस्पोजल बैग और स्कैवेंजर, सफाई कर्मी, सफाई कर्मी थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा पूरा लाइसोसोम है, पूरा का पूरा देख लीजिए। इट इज डिस्कवर्ड डी डुबे, डी डुबे द्वारा याद करना है। ये प्लांट सेल में थोड़ा कम पाया जाता है, एनिमल सेल में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं होता है। ये जर्म्स वगैरह को किल करने में मदद करता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, एटम बॉम्ब, डिस्पोजल बैग और स्कैवेंजर ऑफ द सेल, ये सब नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आया जर्म्स वगैरह और इस थैली के अंदर आके क्या करता है, ये थैली एक टाइम अपने आप को फाड़ लेता है। इस थैली में क्या मिलता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 4 से 5 होता है। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर। कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर का। समझ आ गया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आज हमारा लाइसोसोम भी खत्म हुआ। अब अगला अगर हम पांचवा पार्ट कहें, तो पांचवा पार्ट अगर हम बोले तो पांचवा पार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, ये होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब जो अंतःप्रद्रव्य है, इसमें जो ये एक है एंडो, एक है प्लाज्मिक और एक है रेटिकुलम, ठीक है। तो जो एंडो है इसका मतलब होता है इंटरनल, एंडो का मतलब इंटरनल, प्लाज्मिक का मतलब मेम्ब्रेन और रेटिकुलम का मतलब हो गया नेटवर्क, नेटवर्क। इंटरनल का मतलब अंदर, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली और नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? जालिका। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो अंदर ये इंटरनल रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए ऐसे ये हमारा सेल वॉल हो गया। क्या हो गया? ये सेल वॉल। ये हमारा कौन सा हो गया? सेकेंड लेयर, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, यहां पर हो गया क्या? न्यूक्लियस। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ
चारों तरफ ऐसे गोल से, इसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया। अब यही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास कुछ स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, इस प्रकार से, और यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से, कुछ ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसी के पास ही इस पर कुछ ऐसे चिपके होते हैं, देखो ऐसे कुछ गोल गोल, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये वाले पिंक कलर के, ये सब, इसको कहते हैं राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम चिपके रहते हैं किस पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक, ये दो पार्ट का होता है। कितने पार्ट का? दो पार्ट। एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरा, खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका, और एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकना, चिकना, खुरदरा और चिकना, खुरदरा और चिकना। अब रफ का बात करें तो देखो इसमें से कौन सा लग रहा है खुरदरा जैसा? तो जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका है वही ना? क्या जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका है वही तो लग रहा है खुरदरा जैसा? ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका है और इस पे नहीं चिपका है तो ये चिकना हो गया। तो कई बार लोकेशन पूछता है कि लोकेशन बताएं कि कहां पर है। तो जो लोकेशन है किसका? खुरदरा का, तो इसको लिखेंगे नियर द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास रहता है। और इसका पूछे तो ये नियर द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के पास रहता है। ठीक है, और क्या काम है इसका रफ का? तो इट हेल्प्स इन synthesizes, synthesizes it helps in synthesizes of किसका? राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको लिखेंगे राइबोसोम का। ठीक है, और ये इट हेल्प्स इन synthesizes of synthesizes of किसका? लिपिड का। किसका? लिपिड का। तो इसमें वसा का सिंथेसाइज होता है। किसका? वसा का। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका करता है सिंथेसाइज? वसा का करता है। किसका करेगा? वसा का। वसा का। समझ आ गया? ठीक है, तो ये हमारा रफ और वो स्मूथ ये है। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। यहाँ राइबोसोम इसलिए लिखा है कि वो पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं लिखवाए, राइबोसोम प्रेजेंट और वहाँ पे लिपिड रहता है। और ये हमारा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, कौन कौन से? रफ और स्मूथ होते हैं। रफ और स्मूथ होंगे। क्या क्लियर हो गया ये बात? तो आज हम लोगों ने टोटल 4 पार्ट पढ़ा है। कल सेल वॉल पढ़ा था, उसके आगे आज हम लोग 4 पार्ट पढ़े। कौन कौन सा? सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बाकी आगे टोटल जो भी टाइप्स रह गए उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगला क्लास में करेंगे। अभी जो रह गया एक राइबोसोम है, वोकल्स कोड है, प्लास्टिड है, न्यूक्लियस है। तो ये सब 4-5 पार्ट और रह गया है। तो आज हम लोग ज़्यादा ना करके आप लोग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को बायोलॉजी भी अच्छा लग रहा है तो जान ही रहे हैं आप लोग कि आपको कौन से चैनल सब्सक्राइब करना है, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब।
ठीक है, और ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, आज की यहीं क्लास रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।